चलें आज हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 एक्ट नंबर 20। ठीक है, चूँकि हम पहले एमपी के लिए इसको कर चुके हैं, हम इसको क्रैश कोर्स की तरह करेंगे, डिटेल में नहीं करेंगे, ओटी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। स्टार्टिंग से ये देखा जाए तो 15 सितंबर 90 एक्चुअल में ये एक्ट है मध्य प्रदेश का ही है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता जो हुआ करती थी, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ ने भी एज इट इज़ ये इसी एक्ट को अपना लिया छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के नाम से। लेकिन उसके बाद सन 2002 से 2023 तक इसमें मेजर संशोधन लगभग 1-2 साल के बाद इन्होंने संशोधन किए हैं। इसलिए जो आपके बेयर एक्ट में लिस्ट दी गई है उसमें से 2023, 2022 और उससे पहले के 2 साल जो भी हैं जैसे कि 2018, 2016, तो 2023, 2022, 2018, 2016 इसकी संशोधन की डेट कौन से इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं और किस किस डेट पर ये जो एक्ट है वो प्रभावी हुए, लागू हुए, ये डेट आप लोग याद कर लेना, ये छत्तीसगढ़ में पूछी जा सकती है। बाकी मेजर संशोधन नहीं किए गए, जैसे पुराना एक्ट 2000 तक था हमारा मध्य प्रदेश का, एज इट इज़ वही एक्ट है, बहुत ज़्यादा मेजर संशोधन नहीं किए गए हैं इसमें। ठीक है, तो ये 4 डेट आप लोग याद कर लेना कौन से संशोधन हुए और इनके प्रभावशील होने की डेट कौन सी है। वैसे हमें याद करना है ये 15 सितंबर 1959 को इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। ठीक है, याद रखना यहाँ राज्यपाल की अनुमति नहीं मिली है, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ये एक्ट बनाया गया था। क्योंकि स्टेट का एक्ट है तो आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि राज्यपाल से अनुमति मिली होगी। ठीक है, और 21 सितंबर 1959 को प्रथम बार ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, संपूर्ण नाम क्या है इसका, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959। और ये सब सेक्शन 2 में देखें, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है। ठीक है, लेकिन इसमें एक हम ओटी पर ध्यान दे रहे हैं अभी। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन समय समय पर आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा। कहाँ लागू नहीं होगा? रिजर्व एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट किसके तहत? भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत। ठीक है, बस इतना सा करना है सब क्लॉज 2 में से, बाकी हमें ध्यान नहीं देना है। फिर आता है सब क्लॉज 3, इसमें आता है यह संहिता इस तारीख को प्राप्त हुई राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। तो राज्य सरकार ने क्या अधिसूचित किया है ना, गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, यहाँ से ये लागू हुई। अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन क्लॉज पर। डेफिनेशन क्लॉज में पुराने एक मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता थी, वही डेफिनेशन है। पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है आबादी। आबादी आज हम थोड़ा सा हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। तो हमारे यहाँ जो 2018 के बाद संशोधन हुए थे मध्य प्रदेश में, उसमें इन्होंने नगरेतर क्षेत्र को हटा दिया है ना। यहाँ पर जो आबादी को डिफाइन किया गया है, इन्होंने कहा नगरेतर क्षेत्र में के किसी ग्राम में के, यहाँ हमारे यहाँ से नगरेतर क्षेत्र हटा दिया गया है। ये कह रहे हैं ग्राम केवल वो जो नगरेतर क्षेत्र के हो, यानी कि नॉन अर्बन एरियाज़ के, शहरी क्षेत्र के गाँव में आबादी नहीं होगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं आबादी क्या होती है? आबादी कोई जनसंख्या नहीं होती है, आबादी होती है जो गांव के जो लोग होते हैं जो खेती किसानी करते हैं, उनकी सुविधा के लिए गांव में गवर्नमेंट जो अनऑक्यूपाइड लैंड होती है उस पर से कुछ क्षेत्र डिसाइड कर देता है और वहाँ के जो किसान हैं उनको वो ज़मीन दे देती है रहने के लिए, और उससे जुड़े हुए जो प्रयोजन होते हैं कि आप लोग यहाँ पर रहेंगे, उस क्षेत्र को आबादी घोषित कर देते हैं। आबादी से रिलेटेड प्रोविज़न आपको अलग अलग जगह पर मिलेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन हमारी आ गई है आबादी, पहले क्लॉज में दे दी है 2(1)(a) में। इसके बाद जो इससे रिलेटेड प्रोविजन मिलेगा जब सेटलमेंट किया जाएगा, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में से सेटलमेंट शब्द हटा दिया गया। सेटलमेंट यानी कि किस जमीन पर कितना राजस्व, किस लैंड से, किस खाते से, किस होल्डिंग से कितना रेवेन्यू वसूला जाएगा, इसकी व्यवस्था जो की जाती है उसको हम सेटलमेंट बोलते हैं, जो हमारे यहाँ से अब हटा दिया गया है। अब हम कहते हैं भू राजस्व का बेसिकली भू राजस्व का जो निर्धारण किया जाएगा उसको सेटलमेंट बोलते हैं। तो सेटलमेंट जब अपन करते हैं तो अनऑक्यूपाइड लैंड में से वो ज़मीन निकाल देते हैं जो आबादी के लिए डिसाइड होती है। तो इसलिए सेटलमेंट के चैप्टर में ही हमें ये बताया जाएगा सेक्शन 72 में। तो आप चाहें तो आबादी के इस पर लिख सकते हैं सेक्शन 72 सेटलमेंट में। इसके बाद सेक्शन 243 से 246 तक आपको ये बताएगा कि आबादी में भूमि कैसे कैसे मिलेगी। 243 से हम स्टार्ट करेंगे और 246 में फाइनली आबादी में आपको भूस्वामी के अधिकार दे दिए जाएंगे। ठीक है, 243 से स्टार्ट करेंगे,
72 में हमने क्या किया, सेटलमेंट के टाइम हम केवल उस ज़मीन पर सेटलमेंट नहीं करेंगे, उससे रेवेन्यू नहीं वसूलेंगे जो आबादी में दे दी गई है। इसके बाद सेक्शन 243 में हम बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों को कलेक्टर आबादी के लिए किस क्षेत्र को आरक्षित करेगा अगर कम पड़ गई है, और फाइनली वो 246 में उस पर भू राजस्व की भूमि स्वामी के अधिकार आपको दे दिए जाएंगे। तो ये होती है आबादी। आबादी यानी कि ज़मीन का टुकड़ा जिस पर लोग रहते हैं, अनुषंगिक प्रयोजन जो भी वो करते हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड, उसके लिए भूमि का आरक्षित किया जाना। तो ये कहाँ होती है, छत्तीसगढ़ एलआरसी में। नगरेतर क्षेत्र के ग्राम के निवासियों के निवास के लिए या उससे अनुषंगिक प्रयोजन, तो निवास और जुड़े हुए प्रयोजन जो भी होते हैं, समय समय पर आरक्षित क्षेत्र। और ऐसे अभिव्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है, ग्राम स्थल या गांव स्थल का भी, अगर किसी जगह पर हम उसको ग्राम स्थल या गांव स्थल भी बोल रहे हैं, कई जगह पर आबादी ना बोलकर ग्राम स्थल या गांव स्थल बोला जाता है, तो उसका अर्थ भी आबादी है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्योंकि ये जो एक्ट है इस पर हम रेवेन्यू किससे वसूल रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड से जिस पर खेती की जाती है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए रेवेन्यू कम वसूला जाता है। इसको हम देखेंगे सेक्शन 59 में कि किस भूमि से कितना रेवेन्यू वसूला जाएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए आता है, तो इसमें बता दिया गया है वार्षिक या नियतकालिक फसलों का जिसमें पान, सिगाड़े और उद्यान की उपज सम्मिलित है। तो वार्षिक और नियतकालिक फसलें, आप लोग जानते हैं फसलें कितने प्रकार की होती हैं। फसलें वैसे तो हम सीज़न के हिसाब से देखें तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी कौन सी, रबी, जायद और खरीफ, है ना, रबी, खरीफ और जायद की फसलें वो 3। इसके बाद ऐसी भी होती हैं वार्षिक और नियतकालिक फसलें, जैसे गन्ने की फसल आप एक बार लगा दें तो 2-3 बार उससे खेती होती है। तो नियतकालिक फसलें हमारी हो गई रबी, जायद, खरीफ की फसलें। और वार्षिक जो फसलें होती हैं वो 1 साल से अधिक, मतलब पेड़ लगा दिए आपने, उनसे बरसों तक आप फल वसूल रहे हैं या फ़ायदा ले रहे हैं, जैसे आम और कुंज लगा दें इस टाइप की, तो ये वार्षिक फसलें हो गई, बरस से बरस तक चलती रहती हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार की फसल लगाना, और उद्यान कृषि, है ना, हॉर्टिकल्चर भी इसके अंतर्गत आता है। वाणिज्यिक वृक्षारोपण, फल उद्यान लगाना तथा उसका संरक्षण करना, ये एक संशोधन है जो 2022 में किया गया है छत्तीसगढ़ में, जो एमपी में नहीं दिया गया। इनमें ये शब्द यूज़ किया है, वाणिज्यिक वृक्षारोपण, है ना, तथा फल उद्यान लगाना, उसका संरक्षण करना। याद कर लें, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। चारा चराई और छप्पर छाने की घास के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना। एक्चुअल में ये खेती नहीं है, चारा चराई और छप्पर छाने की घास के लिए ये एक क्षेत्र बता दिया जाता है कि जो चारा वगैरह है ना वो किस क्षेत्र में लगा है। वो भी कुल मिलाकर अपन ये नहीं कहेंगे कि वो चारा है, इंसान के काम में नहीं आ रहा है तो वो खेती नहीं है। वो अगर उसके लिए कोई भूमि सेपरेटली अगर कर दी गई है चारा वगैरह के लिए तो वो भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आएगी। एक मिनट, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसमें एक और क्लॉज दिया गया कुक्कुट पालन वगैरह, जो इसमें नहीं दिया गया है छत्तीसगढ़ में। कुक्कुट पालन वगैरह यानी कि छत्तीसगढ़ में केवल इसमें 4 प्रकार की चीज़ों को एग्रीकल्चर में लिया गया है ना। मध्य प्रदेश में ये 5 हैं। वो 5वीं कौन सी है ना, नगरीय क्षेत्र की उपांत सीमाओं, शहर नहीं, नगरीय क्षेत्र की उपांत सीमाओं के 5 मील की त्रिज्या के बाहर कुक्कुट पालन, मछली पालन और ये पशुपालन वगैरह करना, वो भी एग्रीकल्चर में आता है। यानी कि वहाँ पर जो जितनी भूमि आप उनके पालन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस भूमि पर जो टैक्स लिया जाएगा, रेवेन्यू लिया जाएगा, वो कैसे लिया जाएगा, एग्रीकल्चर रेवेन्यू की दर से। कृषि वर्ष 1 जुलाई या राज्य सरकार द्वारा जो बता दिया जाए, जल्दी कर लेते हैं। तो कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है, 1 जुलाई। यहाँ पर हमें कितने वर्ष पढ़ने मिलेंगे इस एक्ट में, एक कृषि वर्ष, एग्रीकल्चर वर्ष और रेवेन्यू ईयर। रेवेन्यू ईयर कब से होता है, 1 अक्टूबर, जो कि डेट दी नहीं गई है। उसमें ये बताया गया है जब से राज्य सरकार निर्धारित करे, तो वो कौन सी डेट निर्धारित की है, 1 अक्टूबर। तो याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि जो राज्य सरकार निर्धारित करे या 1 अक्टूबर, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्या राज्य सरकार जो निर्धारित, यहाँ स्पेशली दिया है 1 जुलाई या ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, तो इस बात का ध्यान रखना। अब आ जाता है क्लॉज डी, मंडल से विपरीत है धारा 3 के अधीन गठित राजस्व मंडल। तो यहाँ पर जो 2 चीज़ें हमें देखनी है, इसमें हमें इस एक्ट के लिए 2 चीज़ें दी गई हैं, एक बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड, और एक अधिकारी। तो सेक्शन 3 में हमें बताए गए हैं क्या, बोर्ड, और सेक्शन 11 में हमें बताए गए हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स, ठीक है। तो बोर्ड क्या है, बोर्ड का गठन होगा सेक्शन 5 में, लेकिन सेक्शन 5 में ये बता दिया है, सेक्शन 3 और 5 में मिलाकर करेंगे। सेक्शन 3 में ये बता दिया प्रथम बोर्ड वो होगा जो इस एक्ट के बनने के टाइम जो कोई भी रेवेन्यू के लिए जो कोई भी बोर्ड कार्यालय काम करता था, उस बोर्ड के सदस्य प्रथम बोर्ड के सदस्य माने जाएंगे। ये सेक्शन हम 3 में पढ़ेंगे, और आज उसकी बोर्ड की योग्यताएं क्या है, इस सेक्शन 5 में हमें बताई जाएंगी। वास्तविक कृषक,
वास्तविक कृषक पढ़ने के लिए हमें वास्तविक कृषक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सेक्शन दी गई है या टू, है ना, Z2 इंग्लिश में, वो हमें पढ़नी है। तो वास्तविक कृषक से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वयं खेती करता है, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है कि स्वयं खेती कौन करता है, जो स्वयं खेती करता है वही वास्तविक कृषक है, ठीक है, जो स्वयं खेती करता है वही वास्तविक कृषक। तो वास्तविक कृषक के लिए हमें क्या पढ़ना है, Z2, तो निकालें Z2। तो स्वयं खेती करना Z2। अब ये कहते हैं स्वयं खेती करने के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो अपने स्वयं के श्रम द्वारा, यानी कि आप जो खेती कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं, अपने स्वयं के श्रम से कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं खुद ही कर रहे हैं, या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के श्रम द्वारा, तो स्वयं या कुटुंब के सदस्य के द्वारा भी अगर आप करते हैं तो आप ही का श्रम माना जाएगा। नेक्स्ट, ऐसी मजदूरी पर जो नकदी या वस्तु के रूप में देय है किंतु फसल के अंश के रूप में देय नहीं है, रखे गए सेवकों द्वारा। तो आप लोग जानते हैं कि यदि हम फसल के अंश के रूप में अगर किसी सेवक को रखते हैं तो वो बटाई पर दिया जाता है। बटाई में क्या होता है कि आपने अपनी भूमि, अगर आप भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी किसान को, किसी व्यक्ति को आप भूमि दे देते हैं बटाई पर, इस शर्त पर कि इसमें से जो भी फसल आएगी उसमें से हम आधा आधा कर लेंगे। इस तरीके से यदि आप भूमि खेती पर देते हैं तो आप उसको एज ए सर्वेंट नहीं देते हैं, वो आपका नौकर नहीं होता है, वो आपका पार्टनर बन जाता है, ठीक है ना। और अगर वो खेती कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा आप खेती नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आप उसको नगदी या वस्तु के रूप में अगर आपको उसका मेहनताना देते हो आप उसको, तो वो आपका सेवक माना जाएगा। तो ये माना जाएगा आप सेवक के माध्यम से स्वयं खेती कर रहे हैं। लेकिन यदि बटाई पर दे दी, इसका मतलब वो आपका सेवक नहीं है, और ये क्लियर है कि जो बटाईदार है वो उस पर खेती करेगा। और बटाईदार कोई व्यक्ति कब माना जाएगा, दोनों में क्या अंतर हुआ सेवक और बटाईदार में, केवल इतना कि सेवक को आप मेहनताना देंगे और बटाईदार को फसल का अंश देंगे, या ये कहें कि बटाईदार आपको फसल का अंश देगा। तो अगर बटाईदार है जो आपको शेयर दे रहा है फसल का, ठीक है, या शेयर में से बेचकर आपको दे रहा है, वो उल्टा आपको दे रहा है, आप उसको नहीं दे रहे, वो उल्टा आपको दे रहा है, तो फिर वो सेवक कैसे हुआ आपका, ठीक है ना। तो फिर वो सेवक नहीं है। तो यानी कि आप स्वयं के श्रम द्वारा करें या कुटुंब के सदस्य के श्रम द्वारा करें या फिर सेवक के द्वारा आप करवाएं, तो फिर वो स्वयं खेती करना है। लेकिन यदि आप किसी से शेयर ले रहे हो तो फिर वो आपका पार्टनर हुआ, सेवक नहीं हुआ। तो उसके द्वारा जो खेती कराई जाएगी वो स्वयं खेती करने के अंतर्गत नहीं आएगी। या अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या अपने कुटुंब के सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिकों द्वारा। तो पहले तो आपने केवल श्रमिकों को दे दी, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है आप ऐसे श्रमिकों को दें, इस तरीके से दें कि उसका सुपरविज़न आप खुद करें, ठीक है ना। तो भी वो इसी में आ जाएगी। अपने स्वयं के लिए खेती करता है, यानी इस 4 तरीके से यदि आप खेती करते हो या करवाते हो तो आप क्या माने जाएंगे, आप स्वयं खेती करते हो। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं खेती करते हैं या इनसे प्रत्याशा की जाती है, आशा की जाती है कि वो स्वयं खेती करेंगे, वही बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी, वास्तविक कृषक की, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं खेती करता है जिससे युक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है कि वह स्वयं खेती करेगा। बाकी ये सहकारी सोसाइटी इसको छोड़ दें, इसके ये ज़रूर याद कर लेना कौन से क्लॉज में ये है ना। इसमें ये भी याद रखना, इसमें 2 क्लॉज हैं, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, इसको इग्नोर मत करना। आपसे पूछा जाएगा 1 या 1Z 1D 1E इस तरीके से 2 1E, ठीक है। आ जाता है सरकारी वन। सरकारी वन की अभी हमने बात की थी, तो सरकारी वन कौन से होते हैं, सबसेक्शन 1 में ही दिया था, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार संरक्षित या आरक्षित वन। सरकारी पट्टेदार जो धारा 181 के अधीन राज्य सरकार से भूमि धारण करता है। याद रखें, यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा है कि पट्टेदार के रूप में भूमि धारण करता है। एक्चुअल में ये एक अकेली सेक्शन नहीं है जिसमें लोग राज्य सरकार से भूमि धारण करते हैं। राज्य सरकार से भूमि धारण सेक्शन 158 में भी करते हैं आप, राज्य सरकार से भूमि धारण करते हैं आप 246 में भी करते हैं आबादी के रूप में, 181 में भी करते हैं, है ना। सेवा भूमि के रूप में भी आप राज्य सरकार से 183 में भूमि धारण करते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर ये नहीं बताया किस रूप में, ये सभी लोग जो भूमि धारण करते हैं लगभग, सरकारी पट्टेदार को छोड़ दिया जाए तो ये सब कौन कहलाते हैं, भूमि स्वामी, ठीक है ना। और सरकारी पट्टेदार को भी यदि फ्री होल्ड दे दिया जाता है तो वो कौन कहलाता है, भूमि स्वामी। तो उन्होंने ये नहीं बताया है कि सरकार से पट्टेदार के रूप में भूमि धारण करते हैं।
वो वहाँ पर बता दिया गया है कि जो भी सरकार से भूमि धारण करेगा वो कौन कहलाएगा, सरकारी पट्टेदार, है ना। सरकार से या कलेक्टर ने उसको भूमि को दखल में लेने का राइट दिया है 181 में। तो यहाँ पर ये मत ढूंढना कि राज्य सरकार, इस तरीके से ओटी गलत हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ ढूंढेंगे क्या कि राज्य सरकार से सरकारी पट्टेदार के रूप में भूमि धारण करता है, नहीं, अलग अलग बताया गया है। बाकी सब में बताया गया 158 में अगर आप भूमि लोगे तो भूमि स्वामी कहलाओगे, 246 में आपको फ्री होल्ड दे दिया जाएगा तो आबादी में, तो आप भूमि स्वामी कहलाओगे, है ना। सेवा भूमि को यदि आपको दे दी गई तो फ्री होल्ड, तो उसमें आप भूमि स्वामी कहलाओगे। यहाँ लेकिन भूमि स्वामी नहीं कहलाओगे, यहाँ सरकारी पट्टेदार उसमें 181 में स्पेशली लिखा हुआ है। खाता, होल्डिंग, खाते से मतलब होता है कि एक व्यक्ति के नाम पर मध्य प्रदेश में कितनी भूमि है, पूरे मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति के नाम पर कितनी भूमि है, वो उसका एक खाता माना जाएगा, जितनी भी भूमि होगी अलग अलग जगह मिलाकर। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे इस बात के लिए कि आपके पास आप भूमिहीन व्यक्ति हैं या नहीं। तो आपका जो भी रेवेन्यू डिसाइड होगा, इसमें काफ़ी सारी ये जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कई बार आपको जैसे सेक्शन 58 में भू राजस्व से छूट दी जाएगी। अब भू राजस्व से छूट दी जाएगी, उसमें रखा है 2 एकड़, तो 2 एकड़ का मतलब है कि पूरे मध्य प्रदेश में 2 एकड़, ना कि आपके एक खाते में। ग्वालियर में आपकी 2 एकड़ भूमि है, मुरैना में और है, इस तरीके से तो पूरी भूमि को मिलाकर वो डिसाइड किया जाएगा कि आपके पास कितनी भूमि है। तो देखते हैं, खाते से विपरीत है ऐसा भूमिखंड, ऑब्जेक्टिव आता है, वैसे तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सिली टाइप का है, लेकिन ऑब्जेक्टिव चूंकि इसमें आ चुका है तो याद रखना। ये कहते हैं खाते के लिए आवश्यक क्या है, खाते के लिए आवश्यक है भूखंड, भूमिखंड, ठीक है, इसका आंसर है भूखंड। इस तरीके का ओटी आ चुका है तो हमारी मजबूरी हमें करना है। तो ऐसा भूमिखंड जिस पर भू राजस्व पृथक से निर्धारित किया गया है और जो एक ही भूधृति के अधीन धारित है, ठीक है ना, एक ही भूधृति की यानी कि एक ही जमीन के टुकड़े के अधीन धारित है। इसको डिटेल में नहीं करें अपन ज़्यादा, इस पर बेसिक फोकस करें आप, किस पर, भूखंड, केवल भूमिखंड। खाता क्या है, भूमिखंड, जो भी आपके पास एक व्यक्ति के नाम से जितनी भूमि है। दूसरा, कृषक द्वारा धारित भूमि के संदर्भ में कोई ऐसा भूखंड जो भूमि स्वामी से एक ही पट्टे के अधीन है, एक ही संवर्ग के अधीन ले, ये थोड़ा समझने वाला है। कृषक द्वारा, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि भूमि का स्वामी कौन है, हो सकता है जैसे हम सेक्शन 169 की क्लॉज देखें, मौर्सी कृषक पहले क्लॉज हुआ करता था, अब हटा दिया गया है। तो यदि एक लंबे समय तक आप भूमि पर खेती करते रहे हैं, एक लंबे समय तक, जैसे हम 158 में भी देखेंगे कि आप कौन से अलग अलग टाइप के कृषक अगर रहे कर मतलब इस एक्ट के लागू होने से पहले अलग अलग अधिकारों में आप कृषक थे, जैसे कौन से कृषक दिए गए उसमें, निकुंज धारक, तालाब धारक, 55-45 कृषक, इस टाइप के। तो यदि आप कृषक थे, भूमि स्वामी से आपने किसी भी कृषक के रूप में भूमि धारण की थे, तो उसको 158 में आपको क्या राइट दे दिए गए, भूमि स्वामी। तो यहाँ पर यह देखा जाएगा कि कृषक द्वारा धारित भूमि के संदर्भ में ऐसा भूखंड जो भूस्वामी से एक ही पट्टे के अधीन या एक ही संवर्ग की शर्तों के अधीन है, तो वो उस कृषक का खाता माना जाएगा। यहाँ पर ये किसका खाता माना जाएगा, भूमि स्वामी का नहीं, कृषक का खाता माना जाएगा जिसको किसी भूमि स्वामी ने एक ही पट्टे के अधीन जितनी भी भूमि दी है, अगर उसने अलग अलग पट्टे के अधीन उसको अलग अलग भूमि दी है तो कृषक के अलग अलग खाते हो जाएंगे। और यदि उसने एक ही पट्टे के अधीन एक बार लीज की, उसमें अलग अलग कई सारी उसको अलग अलग भूमि के टुकड़े दे दिए, तो वो सारे जो टुकड़े हैं भूमि के, वो उसका क्या माना जाएगा, खाता। तो कृषक यदि उस पर रेवेन्यू या कृषक को आगे जाकर उसमें भूमि स्वामी अधिकार, अब तो नहीं है ऐसे क्लॉज जो आपको भूमि स्वामी के अधिकार दे दें, लेकिन पहले दिए जाते थे। और इसीलिए सेक्शन 158 में जितने भी क्लॉज बताए गए वो लगभग उसमें ज़्यादातर लोग कौन थे, जो दूसरे भूमि स्वामी की भूमि पर खेती किया करते थे। जैसे 55-45 कृषकी लिखा है, कृषकी है, ठीक है। तो चलें आगे, तो ये कृषक के संबंध में दी गई है। आगे चलें, सुधार को हमें डिटेल में नहीं करना है। जो पहला पैरा दिया उसमें हमें केवल एक चीज़ याद रखनी है, पहले तो ये इसमें 5 क्लॉज दिए गए हैं, ये क्लॉज माने जाएंगे। इन 5 एक्टिविटीज़ में से कुछ भी आप करते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे वो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वो भी इम्प्रूवमेंट तब है जब ऐसा करने से खाते के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है। यदि उससे वृद्धि नहीं होती है या फिर उससे नुकसान होता है तो इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो पहले पैरा में आपको केवल क्या टिक करना है, जिससे खाते के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है ना, और जो खाते के लिए उपयुक्त है। तो इतनी सी लाइन अंडरलाइन करना है आपको। अगर ये जो 5 एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, एक्ट बताए गए, ये आप करते हैं और इससे मूल्य में वृद्धि होती है तो वो इम्प्रूवमेंट है, नहीं तो नहीं है। तो 5 कौन सी हैं,
कृषि प्रयोजन के लिए जल संग्रहण, प्रदाय, वितरण के लिए तालाबों, कुएं, जल सारणियों का निर्माण। तो आप तालाब, कुएं, जल सारणियों का निर्माण कर रहे हैं, किस लिए? कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट, भूमि के जल निकास के लिए बाढ़ों, जल कटाव से या जल से होने वाले अन्य नुकसान संरक्षण के लिए संक्रमण करना। तो भूमि से जल निकास के लिए, है ना, बाढ़ों वगैरह के लिए, अगर मान लो जल नहीं निकलेगा, तालाब बन जाएगा, तो खेती कैसे करोगे, ठीक है ना। और भूमि का अगर कटाव हो रहा है पानी की वजह से, तो उसको रोकने के लिए जो कुछ भी आप वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वो सब क्या माना जाएगा? सुधार। वृक्षारोपण और कृषिकरण की भूमि की सफाई, उसका घेरा लगाना, उसको समतल करना, तो ये सब होता ही है। वृक्षारोपण करना, भूमि को समतल करना है, घेरा लगाना है, ये सब इम्प्रूवमेंट है, इससे अच्छी खेती होगी। आबादी या नगरीय क्षेत्र में ना होकर अन्यत्र होने वाले खाते पर या उसके सामने ऐसे भवनों का परिनिर्माण जो खाते की सुविधा अनुसार सुविधाजनक या लाभप्रद उपयोग के लिए हो। तो ऐसी जगह जो आबादी, अगर आबादी के आसपास जो भूमि है उस पर आप घर बना रहे हैं, इसका मतलब आप भूमि को खराब कर रहे हैं, आप खेती की भूमि पर घर बना रहे हैं। क्योंकि आबादी ऐसे क्षेत्रों में दी जाती है जहाँ से किसान आसानी से जाकर अपनी ज़मीन पर खेती कर सकें। ऐसे क्षेत्रों को डिसाइड करके उस पर आबादी बनाई जाती है ना। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ आबादी नहीं है, बड़े बड़े खेत हैं, तो वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार 1-2 कमरे बना लेता है, ऐसी चीज़ें बना लेता है जहाँ पर वो आकर रुक सके, खेती को ज़्यादा देख सके, तो वो भी इम्प्रूवमेंट में आता है। लेकिन वो आबादी क्षेत्रों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आबादी में तो ऑलरेडी आपको, आबादी का मतलब ही है आपके रहने के लिए घर, ठीक है। नेक्स्ट आता है पूर्वगामी संकरों में से किसी का भी नवीनीकरण, पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन या परिवर्धन। तो अगर आप इसको रिनोवेट करते हैं, जो भी आपने किया है, 4 क्लॉज जो भी दिए गए हैं, वो भी इम्प्रूवमेंट माना जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत क्या नहीं आता, तो इसमें केवल आप ये अस्थायी शब्द उपयोग कर लें, है ना। अस्थायी कुएं, जल सारणियाँ वगैरह ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। इसमें 2 क्लॉज दिए गए, ए और बी। एक में अस्थायी कुएं, जल सारणी वगैरह, दूसरा है खा, कोई संक्रमण जिससे कहीं भी स्थित किसी भी ऐसी भूमि के मूल्य में सारभूत रूप से कमी होती है। तो यदि भूमि के मूल्य में कमी होती है, वो भूमि में कहीं पर भी उससे भूमि के मूल्य में यदि कमी होती है, आपने भले ही वो इम्प्रूवमेंट करने की इंटेंशन के साथ में किया है, लेकिन उससे कमी होती है, तो वो भी इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन छोड़ दें। अब भूमि क्या है, तो भूमि की इन्होंने जो डेफिनेशन वो दी है कि धरती की सतह का कोई भाग, चाहे वह जल के नीचे हो या ना हो, और जहाँ भी इस संहिता में भूमि के प्रति निर्देश है, वहाँ इस संबंध में समझा जाए कि उसके अंतर्गत वे समस्त चीज़ें हैं जो ऐसी भूमि से बद्ध हैं या ऐसी भूमि से बद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं। एक तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है भूमि की ना देकर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी यही होती है, चाहे वो भूमि के नीचे हो या ऊपर हो, और उससे जड़ी हुई अटैच्ड जो चीज़ें हैं वो सब भूमि के अंतर्गत आएंगी, ठीक है ना। याद कर लें भूमिहीन व्यक्ति क्या है। तो भूमिहीन व्यक्ति के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पहले तो वास्तविक कृषक हो, क्योंकि हम भूमि की बात किसके संबंध में कर रहे हैं, कृषक के संबंध में, जो खेती करता है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना जो रेवेन्यू शब्द का उपयोग किया गया है, सरकार को इस बात से मतलब नहीं है कि उसका मालिक कौन है। रेवेन्यू उस व्यक्ति से वसूला जाता है जो भू राजस्व के रिकॉर्ड है, खसरे की जो प्रविष्टि है, उसमें किसी भी रूप में, चाहे पट्टेदार के रूप में, चाहे सरकारी पट्टेदार के रूप में, है ना, किसी भी रूप में आपका, चाहे हम कहें कि साहब जो बंधक होता है, जो विद पोजीशन होता है, यूजुफैक्टरी मॉर्गेज, किसी भी रूप में यदि आपके पास उस भूमि का पोजीशन है तो रेवेन्यू आपसे वसूला जाएगा, ना कि भूमि स्वामी से। जिसका पोजीशन है, खसरे में जिस व्यक्ति का नाम है, उससे रेवेन्यू वसूला जाता है। तो यहाँ पर इसलिए जान लेना जरूरी है कि भूमिहीन व्यक्ति कौन है। तो अगर कोई वास्तविक कृषक है, ठीक है ना, तो किससे नहीं वसूला जाएगा, यहाँ पर ये भी हम देख लेंगे। कोई व्यक्ति वास्तविक कृषक है जो अकेले या अपने कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से भूमि धारण नहीं करता, या तो उसके पास कुटुंब के सदस्यों के साथ मिलने के बावजूद भी कोई भूमि नहीं है, या इतनी भूमि धारण करता है जिसका क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है जो इस संबंध में वैध है। हो सकता है अब यहाँ पर आएंगी अलग अलग फसलें, जैसे धान के लिए अलग है, गेहूं के लिए अलग है, दालों के लिए अलग है, कि इस क्षेत्र में इस फसल के लिए आपके पास इतनी भूमि होनी चाहिए, तब आप इसमें क्या माने जाएंगे, बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट। यदि आपके पास फसलों के हिसाब से, इसके लिए हमें लिस्टिंग वगैरह देखनी पड़ेगी, रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे, किसके लिए कितनी भूमि डिसाइडेड है,
तो अगर आपके पास या तो कोई भूमि नहीं है, आपके और आपके कुटुंब के साथ में मिलकर संपूर्ण खाते जितने भी आपके पास हैं, एक में नहीं, ठीक है, उसमें नहीं है, या फिर आपके पास ये जो लिमिट बताई गई है या तो है ही नहीं, या फिर जो लिमिट बताई गई उतनी भी भूमि नहीं है। जैसे हम कहें कि सपोज कि धान के संबंध में 4 एकड़ भूमि है, तो 4 एकड़ भूमि नहीं है, आपके पास 3 एकड़ भूमि है और आप खेती कौन सी करते हो, धान की, है ना, या करते हो, या यहाँ पर खेती ही धान की होती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की खेती होती है, तो वहाँ पर धान की खेती होती है और आपके पास इतनी भूमि नहीं है, 4 एकड़, 4 एकड़ से कम है, सारी मिलाकर जितनी भी आपकी होल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, जहाँ कहीं भी है, तो वो मिलाकर क्या है, तो फिर आप माने जाओगे कि आप भूमिहीन व्यक्ति हो, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन, इसके एक्सप्लेनेशन में से ओटी आता है कि इसमें जो कुटुंब की संख्या है, कुटुंब है उसके अंतर्गत क्या आता है, कुटुंब उसकी पत्नी, पति, संतति यानी बच्चे और माता पिता से मिलकर बनता है। यानी कि इसमें 3 पीढ़ियों को ही लेकर चल रहे हैं। कुटुंब में क्या क्या आ जाएगा, पत्नी, पति, संतति, माता पिता। आप लोगों को अगर कोई बात ना समझ में आए तो पूछ लें, क्योंकि हम क्रैश कोर्स की तरह कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा, है ना। और क्रैश कोर्स हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग एमपी के लिए सब इसको पढ़े हुए और बेसिक चेंज कोई है नहीं। डेफिनेशन क्लॉज तो लगभग एक ही जैसा है, अभी केवल 2 चेंज हमें इसमें मिले हैं, एक है ना, एक उसमें आ गया आबादी में, एक और एग्रीकल्चर की जो क्लॉज नंबर 3 था उसमें एक उन्होंने शब्द जोड़ दिया था। आगे चलते हैं। भू अभिलेख से अभिप्रेत इस संहिता के उपबंधों के अधीन रखे गए अभिलेख। तो जो भी रिकॉर्ड इस संहिता के अधीन रखे जाते हैं वो सारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं। लैंड रिकॉर्ड्स को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, 108 में रिकॉर्ड ऑफ राइट डिफाइन किए गए हैं। 114 है ना, 108 में अधिकार अभिलेख डिफाइन किए गए हैं, ठीक है ना। भू अभिलेख में आ जाएंगे खसरा, खतौनी, फील्ड बुक, ये सब चीज़ें जो कुछ भी हैं वो भू अभिलेख में आ जाएंगी। लैंड रिकॉर्ड जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड्स होते हैं, विधि व्यवसायी से कर लें। ये चेंज आया है 2023 में, ये विधि व्यवसायी शब्द में यहाँ पर ये लाइन जोड़ी गई है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपके एक्ट में नहीं हो तो देख लेना। विधि व्यवसायी से विपरीत है कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 एक्ट वो नंबर 25 सन 1961 के अधीन तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन छत्तीसगढ़ के न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसायी कर रहा है। तो जिसके में नहीं है वो इसको कर लें, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन। उसका एक्ट नंबर है कौन सा, 25। बाजार मूल्य इसको छोड़ दें, वैसे तो ये मध्य प्रदेश में भी चेंज किया गया है बाजार मूल्य, इसमें देख लें चलें। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन कुल मिलाकर इसमें शब्द आएगा सन 2000 के दिन कलेक्टर द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य। तो कलेक्टर, इन एक्टों के तहत कलेक्टर जो भी निर्देश जारी करेगा वो जो निर्धारित भूमि का मूल्य है वो बाजार मूल्य माना जाएगा। अब नगरीय भूमि से अभिप्रेत है, ये कब जोड़ा गया, ये 2000, अच्छा आम्रकुंज जो हटा दिया गया उस पर छोड़ो, है ना। इसके बाद बाजार मूल्य के बाद जो डेफिनेशन है OB में अर्बन लैंड, नगरीय भूमि से विपरीत है नगरीय क्षेत्रों में मास्टर प्लान विकास योजना में कृषि के अलावा अन्य उपयोग हेतु अंगीकृत भूमि। तो कौन सी भूमि, नगरीय क्षेत्रों की भूमि होनी चाहिए और उसमें एग्रीकल्चर के लिए जो भूमि यूज़ होती है वो हम ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा मास्टर प्लान और विकास योजना में जो भूमि आती है, शहरों में मास्टर प्लान और विकास योजना के अंतर्गत की जितनी भी भूमि आती है वो सब नगरीय क्षेत्र है, जिसमें हम कृषि भूमि को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास 2 डेफिनेशन हुआ करती थी, एक फल उद्यान और एक आम्रकुंज, जिसमें से आम्रकुंज हटा दिया गया है। अब फल उद्यान क्या होता है, किसी भी प्रकार के, बेसिकली आम्रकुंज हटाना ठीक भी है, वो इसलिए भी ठीक है क्योंकि आम भी एक फल होता है। इन्होंने 2 डेफिनेशन एक ही जैसी दे रखी थी। पहले फल उद्यान लगाना कि फलों के पौधों को इतनी मात्रा में लगाना किसी भूमि पर जिससे उस भूमि का किसी अन्य कृषि के रूप में उपयोग में आना जाना रुक जाए, या जब वो बड़े हो जाएं, है ना, जब वो लगाना, या फिर जब हम उसको लगा रहे हैं तो एक समय के बाद जब वो बड़े हो जाएं तो हो सकता है अभी आपने छोटे छोटे पौधे लगाए हैं तब आप हो सकता है किसी और, जैसे आप धनिया बो दें, कुछ भी बो दें बीच की ज़मीन पर, वो अलग बात है। लेकिन जब वो बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं तो फिर भूमि का अन्य उपयोग में आना रुक जाए, तो तब हम उसको मानेंगे कि वो फल उद्यान है। अगर आपने गेहूं की खेती जहाँ पर हो रही है वहाँ पर आपने 2 आम के पेड़ लगा दिए तो वो फल उद्यान नहीं होगा, ना वो आम्रकुंज होगा, ठीक है ना। जैसे आप जाते हैं हाईवे पर, कई बार आपको रोड में दिखते होंगे हाईवे पे
आम के पेड़ लगे हुए हैं, केले के पेड़ लगे हुए, वो आम्र को जब फल उद्यान होते हैं, सेम डेफिनेशन। तो कुल मिलाकर जिस पर किसी इस प्रकार से पेड़ों को लगाना, या तो वो बड़े हो चुके हैं या हमने अभी नए नए पेड़ लगाए और जब वो बड़े हो जाएं तो उससे इतनी उम्मीद हो कि और कोई खेती इस पर नहीं हो सकती, तब हम मानेंगे वो क्या है, फल उद्यान, ऑर्चर्ड। ये डेफिनेशन है, आप लोग पढ़ लेना। मेन चीज़ इसमें आपको क्या याद रखनी है, और कोई खेती नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, भूखंड संख्यांक। अब ये कहते हैं नगरीय क्षेत्र में की भूमि का वह प्रभाग जो धारा 93 के अधीन भूखंड संख्यांक के रूप में विरचित किया गया है। देखें यहां पर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 8 है ना, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, दो चैप्टर हमें जो दिए गए हैं। चैप्टर जो 7 है वो हमारा आएगा किससे, नॉन अर्बन एरिया से, और चैप्टर 8 आता है अर्बन एरिया से। चैप्टर 8 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से हटा दिया गया है, क्योंकि अब हम ये मानकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश की भूमि है, जो शहरों की भूमि है, उसमें एग्रीकल्चर के लिए भूमि बची ही नहीं है। ठीक है, तो ये दो क्षेत्र लेकर चल रहे हैं, दो चैप्टर है हमारे पास, अर्बन एरियाज और नॉन अर्बन एरियाज। नॉन अर्बन एरियाज यानी कि चैप्टर 7, उससे जो हम बंदोबस्त सेटलमेंट की हम जो बात करेंगे वो कहाँ पर बताया गया, सेटलमेंट चैप्टर 7 में। ठीक है ना, चैप्टर 7 जो हमारा 61 से स्टार्ट होगा और शायद 98 तक पुराने उसमें एक्ट में चला करता था। उसके बाद जो 103 तक जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा चैप्टर 8, जिसमें हम अर्बन एरियाज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भूमि के टुकड़े हैं उसको हम अलग अलग नंबर में बांटेंगे। तो ये बता रहे हैं भूखंड संख्यांक, नगरीय क्षेत्रों में किसी भूमि का प्रभाग जो धारा 93 के दिन भूखंड संख्यांक के रूप में विरचित किया गया, यानी कि यहाँ से एक ओटी निकलता है आपका। भूखंड संख्यांक कहाँ होते हैं, 93 में नहीं, नगरीय क्षेत्रों में। ठीक है, या उस रूप में मान्य किया गया है जिसकी बाबत दे क्षेत्रफल तथा दे भूराजस्व की प्रविष्टि अभिलेखों में सूचक संख्यांक के अधीन पृथक पृथक रूप से की गई है, तथा उसके अंतर्गत भूमि का कैसा कोई प्रभाग भी है जिसकी प्रविष्टि पूर्व के अभिलेखों में खसरा या सर्वेक्षण संख्यांक नामक सूचक संख्यांकों के रूप में की गई है। ठीक है, तो पहली बात ये आती है कि क्या नगरीय क्षेत्रों में एग्रीकल्चर भूमि नहीं होती है, तो ये कहते हैं नगरीय क्षेत्रों में भी एग्रीकल्चर भूमि होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। तो वहाँ की जो भूमि है जिसको हमने भूखंड संख्यांक में मैन बांटेंगे और उनको हम जो पृथक पृथक, उनमें भी खसरा और सर्वेक्षण संख्यांक, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो खसरे वगैरह की जो प्रविष्टि है हम कह रहे हैं कि रेवेन्यू कब्जा रखने वाले व्यक्ति से वसूला जाएगा, तो नगरीय क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों की जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर भी खसरा होता है, सर्वेक्षण संख्यांक वगैरह सब डले होते हैं, लेकिन वो किस पर, भूखंड संख्यांक पर। भूखंड संख्यांक होगा उसकी जो नगरीय क्षेत्रों की जो एग्रीकल्चर वाली भूमि है, भूखंड संख्यांक होगा, उस पर खसरे वगैरह के नाम से भूमि को डिसाइड किया। खसरा नंबर होगा, खसरा नंबर 54, 57 जो भी है, अलग अलग खंडों में उसको पृथक पृथक बांट दिया जाएगा भूखंड संख्यांक को। तो मेन ओटी इसमें क्या है, भूखंड संख्यांक कहाँ आ रहे हैं, नगरीय क्षेत्रों में। बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। फिर आता है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता, रिकॉग्नाइज एजेंट। तो रिकॉग्नाइज एजेंट दो तरीके से होते हैं। अभी हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, रिकॉग्नाइज एजेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर आप किस तरीके से बनाते हैं, उसको आप रजिस्टर्ड कराते हैं, है ना। तो दो प्रकार के होते हैं रिकॉग्नाइज एजेंट। तो देखते हैं संहिता के अधीन किसी कार्रवाई के संबंध में। तो संहिता के अधीन अगर देखा जाए तो कौन सी कार्रवाइयाँ होती हैं, जो भी है रेवेन्यू बोर्ड के सामने होती है, राजस्व अधिकारियों के सामने होती हैं, अपील, रिवीजन, ट्रायल, अपील, रिवीजन, रिव्यू सभी होता है यहाँ पर। तो इसके लिए अगर आप किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए, तो उसमें कौन कौन हो सकते हैं वो व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने ऐसी कार्रवाई को उसकी ओर से इस बात पर ध्यान दें, उपसंजात होने तथा आवेदन करने एवं अन्य कार्य करने के लिए मुख्तारनामे के अधीन प्राधिकृत किया है। और इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है कि आपने उसको अपने सारे अधिकार दे दिए, है ना। आप उसकी ओर से अपीयर भी हो रहे हैं, आवेदन भी कर रहे हैं, अन्य कार्य भी कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके राइट थे वो आपने सारे दे दिए। अगर आप अपने भूमि के संबंध में सारे अधिकार, उसको क्रय विक्रय के भी अधिकार किसी को दे देते हैं, तो आप ऐसे नहीं दे सकते हो। आपको उसके लिए बाकायदा पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि रजिस्ट्रेशन से होता है। रजिस्ट्रार कार्यालय में आप रखकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है ना, तब आप मुख्तारनामे के अधीन किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करते हैं सारे कार्य के लिए। लेकिन यदि आपको केवल किसी को अपीयर कराना है,
लाइक एडवोकेट, ठीक है ना, अपनी ओर से। तो उसके लिए आप एडवोकेट को कैसे अपीयर कराते हैं? केवल पावर देकर, है ना, जो वकालतनामा होता है उस पर साइन कर देते हैं, आप अपनी ओर से उसको अपीयर करा सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे उसको? उपसंजात होने के लिखित में प्राधिकृत कर सकते हैं। लिखित का मतलब है, अपन एक एग्जाम्पल ले लें एडवोकेट का। एडवोकेट को आप क्या करते हैं, तो उसका वकालतनामा होता है, उस पर लिखित का मतलब है, लिखा तो सब कुछ रहता है, आप केवल साइन कर देते हैं, ठीक है। तो यदि आपको सारे ही कार्य कराने हैं तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी दो, और केवल अपीयर कराना है अपनी ओर से किसी को, रेवेन्यू ऑफिसर के सामने, रेवेन्यू बोर्ड के सामने, तो आप क्या करेंगे, फिर उसको केवल इन राइटिंग उसको पावर दे देंगे, ठीक है ना। केवल अपीयरेंस के लिए आप क्या कर देंगे, लिखित में प्राधिकृत करेंगे, बाकी सारे काम कराने हैं तो आप उसको मुख्तारनामे के अधीन देंगे। लगान, रेंट, हाँ क्षेत्र इसमें से हटा दिया गया है। क्षेत्र इसमें से इसलिए भी हटा देना चाहिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, और ये जो क्षेत्र दिए गए थे वो सारे एमपी के क्षेत्र थे। ये छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता है और ये क्षेत्र कौन से थे, मध्य प्रदेश के, जिसमें मध्य भारत क्षेत्र अपना ग्वालियर भी आता है, ठीक है ना, इसलिए क्षेत्र हट जाना अच्छा संशोधन है। हाँ ये है कि इनको अपने क्षेत्र डाल देने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं डाले। वैसे भी जब अपन एमपी में पढ़ते हैं तो शायद ये जो आता था छत्तीसगढ़ वो एक ही क्षेत्र में आ जाता था पूरा। जैसे अपने यहाँ 5 क्षेत्र थे ना, कौन से थे, मध्य भारत, महाकौशल, भोपाल, बिंद, सिरौंज, ये क्षेत्र थे। तो ये मेरे ख्याल से मध्य भारत, भोपाल, ये महाकौशल उसमें आ जाता होगा। महाकौशल का जो क्षेत्र था ना, जबलपुर वगैरह साइड का, है ना, उधर का जो बेल्ट था उसमें छत्तीसगढ़ आ जाता होगा। खैर जो भी है, ये तो अनुमान लगा रहे हैं अपन। अब चलते हैं, लगान से अभिप्रेत है, देखें रेंट, चलो पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। पट्टेदार द्वारा अपने भूमि स्वामी को उसके द्वारा भूमि, ऐसे भूमि स्वामी से धारित भूमि स्वामी के उपयोग व अधिभोग के मध्य सरकारी पट्टेदार द्वारा सरकार को उस भूमि के जो कि सरकार द्वारा उसे पट्टे पर दी गई है उसके उपयोग या उपभोग के मध्य। यहाँ पर कुल मिलाकर आपने किसी भी व्यक्ति से अगर भूमि किराए पर ली है, किस पर ली है, रेंट पर। लगान का इंग्लिश में अर्थ क्या है, रेंट। यदि आपने रेंट पर भूमि ली है तो आप उसको, चाहे वो प्राइवेट भूमि स्वामी हो या फिर वो कौन हो, सरकारी पट्टेदार हो, सरकारी पट्टेदार से भी अभी आपने रेंट पर ली है, तो जो उसको आप देंगे रेंट के तौर पर देंगे वो क्या माना जाएगा, रेंट, लगान। लेकिन यदि भूमि स्वामी सरकार को कोई चीज़ दे रहा है वो माना जाएगा रेवेन्यू, वो क्या माना जाएगा, भू राजस्व। अब देखें यहाँ पर 181 में जो सरकार से भूमि धारण करने वाला व्यक्ति होता है हम उसको क्या कहेंगे, सरकारी पट्टेदार। और वो सरकारी पट्टेदार के रूप में यदि कोई भी चीज़ टैक्स दे रहा है तो हम उसको रेंट ही बोलेंगे, क्योंकि वो किराएदार के रूप में दे रहा है, लीजी के रूप में दे रहा है, ठीक है ना। और यदि उसको आप फ्री होल्ड भूमि दे दें, उसको भूमि स्वामी घोषित कर दें, इसके बाद जो वो आपको चीज़ देगा, अमाउंट देगा, वो क्या माना जाएगा, भू राजस्व। अब जैसे पहले क्लॉज में दिया गया, पट्टेदार द्वारा अपने भूमि स्वामी को, एक भूमि स्वामी ने अपनी भूमि किसी को पट्टे पर दे दी, प्राइवेट लीज दे दी, ठीक है ना, 2 लीज दी गई। पहले क्लॉज में प्राइवेट लीज है, दूसरी क्लॉज में क्या है, गवर्नमेंट लीज। तो प्राइवेट लीज जो उसका जो रेंट आ रहा है, जो भी पट्टेदार दे रहा है वो क्या है, रेंट। लेकिन ये यही भूमि स्वामी जब सरकार को टैक्स देगा तो वो क्या माना जाएगा, ठीक है ना। उसको हम अलग अलग नाम, उसको हम लगान भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको बुरा है, हम उसको लगान भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें दी होगी रेवेन्यू की डेफिनेशन, कहाँ है, दी है या नहीं दी है, अच्छा चलें। तो कुल मिलाकर आप किराएदार के रूप में जो दे रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, लगान। यार मध्य प्रदेश में तो थी रेवेन्यू, नहीं थी, चलो देखते हैं। तो ठीक है, राजस्व अधिकारी से, अच्छा ये, और ये लगान जो दिया जा रहा है वो धन या वस्तु के रूप में संदत्त किया जाता है। कैसे, धन या वस्तु। ये वस्तु शब्द याद कर लेना, नहीं तो आपको केवल धन याद रह जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल तो धन ही दिया जाना चाहिए, धन ही दिया जाता है, वस्तु कौन देता है, लेकिन लिखा हुआ है, एमपी में भी लिखा हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है राजस्व अधिकारी। तो धारा 11 में उल्लिखित राजस्व अधिकारी दिए गए हैं। धारा 11 में कितने राजस्व अधिकारी दिए हैं इन्होंने? नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लें, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा है। पुराने जो लोग पढ़ते थे, पुराने जो MPLRC लोग पढ़ते थे, उसमें एक बड़ा कॉमन ओटी था कि धारा 11 में 13 राजस्व अधिकारी दिए गए, उसमें नंबरिंग दी नहीं गई थी। यहाँ पर इन्होंने नंबर वाइज कर दिए और ये 15 राजस्व अधिकारी हैं। इस बात को ध्यान में रखना। MPLRC में नंबरिंग नहीं दी गई थी, आज भी नंबरिंग नहीं है, अधिकारी बदल गए लेकिन नंबरिंग नहीं है ना। इंडेक्स है विदाउट नंबरिंग, सीक्वेंस से बस दे दिए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, नंबर दे दिए और 15 राजस्व अधिकारी हैं। गिनेंगे तो ये 13 ही निकलेंगे, है ना, क्योंकि कलेक्टर अपर कलेक्टर एक ही माना जाता है, लेकिन इन्होंने अलग अलग दिए। वहाँ पर भी इतने ही थे लेकिन हम उनको 13 बोलते थे, लेकिन इन्होंने अब नंबर डाल दिए तो हम इनको 15 राजस्व अधिकारी बोलेंगे। चलें, राजस्व वर्ष तो ऐसी तारीख से प्रारंभ होने वाला वर्ष जैसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जारी करे। तो कौन सा कर दिया है, 1 अक्टूबर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ओटी याद रखना, एग्रीकल्चर ईयर में उन्होंने साफ तौर पर 1 जुलाई शब्द का उपयोग किया है, या उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार बाय नोटिफिकेशन बताई कि कौन सी डेट है। फिलहाल बता दी गई है, तो अगर ओटी इस तरीके से आता है तो उस पर फोकस कर लेना। नेक्स्ट आता है सर्वेक्षण संख्यांकों का उपखंड, टाइटल वाइज कर लें। फिर आता है सर्वेक्षण संख्यांक, जैसे हम बात कर रहे थे भूखंड संख्यांक, तो भूखंड संख्यांक कहाँ थे, चैप्टर 8 में नगरीय क्षेत्रों में, और सर्वेक्षण संख्यांक कहाँ है, चैप्टर 7 में नगरेतर क्षेत्र में। जब हम सेटलमेंट की बात करेंगे चैप्टर 7 में, भू राजस्व का निर्धारण करेंगे, तो वो कहाँ पर करेंगे, हम किस पर करेंगे, सर्वेक्षण संख्यांकों पर, सर्वे नंबर पर। और डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। भूधारी से विपरीत है, जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है उस संहिता के उपबंधों के अधीन भूमि स्वामी है या भूमि स्वामी समझा जाएगा, ठीक है। अभी हमने कहा था सेक्शन 181 में राज्य सरकार से भूमि धारण करता है, ये मैं इसीलिए आपको बता रहा था वहां पर 181 में कि यदि राज्य सरकार से आप अलग अलग रूप में भूमि धारण करते हैं, अलग अलग सेक्शन में भूमि धारण करते हैं, तो 181 को अगर छोड़ दिया जाए, आप राज्य सरकार से जहां पर भी भूमि धारण करेंगे आप उसके भूमि स्वामी ही कहलाएंगे, ठीक है। भूमि स्वामी या भूमिधारी अधिकारों में भूमि धारण करेंगे। तो भूमिधारी कौन है, जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है। अब जैसे सेक्शन 57 में कहा गया है कि समस्त भूमियां राज्य सरकार की हैं और आप राज्य सरकार से भूमि धारण करते हो, तो आप अगर उसके संबंध में भूमि स्वामी हो पहले ही से, तो आप भूमि स्वामी हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको किसी भी अधिकार में राज्य सरकार ने भूमि धारण करने का हक दिया है, जैसे आपको सेक्शन 158 में दे दी जाएगी, है ना, अलॉट कर दी जाएगी भूमि, तो राज्य सरकार से आपने भूमि धारण की और 181 में धारण नहीं की, तो आप कौन है, भूमि स्वामी। केवल इसीलिए उन्होंने सरकारी पट्टेदार की डेफिनेशन में ये कहा है 181 में जो भूमि धारण करता है वो सरकारी पट्टेदार है। बाकी जिसमें भी आप राज्य सरकार से भूमि धारण करेंगे केवल एक ही अधिकार में भूमि धारण करेंगे। कौन सा अधिकार है वो, भूमि स्वामी, ठीक है। इमारती लकड़ी सभी को याद होगी, सेक्शन महत्वपूर्ण है। Z1 में इमारती लकड़ी बताई गई है, 12 इमारती लकड़ियां बताई गई हैं। तो सागवान, बीजा, शीशम, साल, तिनसा, ऐन या साग, चंदन, हल्लू, मुल्डी, तेनू, खमार, इस टाइप से अर्जुन, है ना। ये 12 प्रकार के हमारे पास, इनकी ये जो बायोलॉजिकल नेम है वो याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद करनी है, ठीक है। और इमारती लकड़ी जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो इसमें से नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके पास 2, एक नीम का पेड़, एक आम का पेड़, ये इमारती लकड़ी नहीं है, ठीक है। आपको अगर ये 12 नाम याद नहीं हो रहे तो ओटी देख लेना, क्या मिलेगा आपको, नीम का पेड़ या आम का पेड़, कि आपसे पूछा जाएगा कौन सी नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है। नीम या आम का पेड़ का नाम होगा, अभी तक तो यही आया, अब हो सकता है अमरूद का नाम भी आए, बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परिवर्तन दुनिया का नियम है, ठीक है। स्वयं खेती करना हम पढ़ चुके हैं। दखल रहित भूमि, तो देखो दखल रहित भूमि को अपने को वैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी भूमि जो किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के, समस्त भूमियाँ किसकी हैं, राज्य सरकार की, ठीक है ना। और राज्य सरकार अलग अलग अधिकारों में भूमि किसी ना किसी को दे रखी है, अलग अलग अधिकारों में, जैसे भूमि स्वामी के अधिकार भी दे रही है, सरकारी पट्टेदार के अधिकार भी दे रही है, आबादी भूमि में भी दे रही है ना, ये सब दे रही है ना। तो
सरकार की अगर ऐसी भूमि जो सरकार ने किसी भी अधिकार में किसी को भी नहीं दी है, ना निस्तार पत्रक के लिए रिजर्व की है, किसी के लिए भी नहीं की है, तो जो बची कुची भूमि है वो कौन सी है? दखल रहित भूमि, अनऑक्यूपाइड लैंड, यानी कि जिसमें किसी का किसी प्रकार का दखल नहीं है, वो है कौन सी? दखल रहित भूमि। तो कौन से अधिकार हैं इसके अलावा भूमि मानी जाएगी तो पढ़ लेते हैं। किसी ग्राम में की ऐसी भूमि जो आबादी, सेवा भूमि या भूमि स्वामी, कृषक या सरकारी पट्टीदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है। तो यही अधिकार देती है सरकार आपको, या तो कौन सा अधिकार दे रही है? आबादी दे रही है, या आपको सेवा भूमि के रूप में दे देगी, 183 में है ना सेवा भूमि, ठीक है। और भूमि स्वामी अधिकारों में भूमि दे रही है कई जगह, जैसे डायरेक्टली तो 157, 158 में भी दे रही है, और सेक्शनों में भी आपको भूमि स्वामी अधिकारों में दी जाएगी, है ना। तो वो भूमि कृषक या सरकारी, यही राइट होते हैं एक प्राइवेट व्यक्ति के, इन अधिकारों में वो भूमि धारण करता है। इसके अलावा जितनी भी भूमि है वो किसकी है? राज्य सरकार की। जो खेत, जो मैदान, जो पहाड़, नदी नाले जो पड़े हुए हैं, जो खुली भूमि पड़ी हुई है, वो किसकी है? चंबल के बीहड़, ये सब क्या है? अनऑक्यूपाइड लैंड, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है। तो इसको याद करने के लिए अपने को क्या याद करना है? जितनी भी राइट है, उसके अलावा जो भूमि बची है वो। नगरीय क्षेत्र क्या होता है? टाइटल वाइज कर लें। ग्राम क्या है? टाइटल वाइज कर लें। ये नई सेक्शन इसमें विकास योजना 2022 में जोड़ी गई है। ये क्या है? जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में परिभाषित है। तो ये जो एक्ट बताया गया है कौन सा? छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, उसमें डिफाइन किया गया है विकास योजना। तो वहाँ पर जो विकास योजना का अर्थ है वो यहाँ पर भी विकास योजना का अर्थ है। अब आता है एक नई और डेफिनेशन इसमें जोड़ी गई है। ये कब जोड़ी गई है? 2023 में, ठीक है। फ्री होल्ड, मुक्त धारण अधिकार से अभिप्रेत है वार्षिक भू राजस्व एवं अन्य उपकर को छोड़कर सभी विलंगमों से मुक्त भूमि स्वामी अधिकार। फ्री होल्ड कहते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख लें, मुक्त धारण अधिकार, फ्री होल्ड। Z7, ठीक है। हाँ, इसमें हम लिख रहे हैं का से अभिप्रेत है वार्षिक भू राजस्व एवं अन्य उपकर छोड़कर सभी विलंगमों से मुक्त भूमि अधिकार, मुक्त भूमि स्वामी अधिकार। यानी कि ये कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से अगर भूमि दी जाती है जिस पर केवल और केवल आपको रेवेन्यू देना है, कौन सा? लैंड रेवेन्यू, है ना। और कोई अगर उस पर उपकर लगा दिए जाते हैं तो वो देना है, इसके अलावा आपको उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। तो टेक्निकली आप उसमें क्या माने जाएंगे? भूमि स्वामी अधिकारों में आप उसको प्राप्त करेंगे। और फ्री होल्ड, फ्री होल्ड यानी कि ऐसे आप भूमि स्वामी अधिकारों फ्री होल्ड उसको प्राप्त करें। फ्री होल्ड का मतलब है जिस पर आप केवल रेवेन्यू या कोई उपकर है तो वो देंगे, बाकी जितनी भी टैक्स लगाए जाते हैं, जो